नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। सीटेट दिसंबर 2024 में आयोजित होने वाला है। उसके पूर्व हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह व्याख्या सहित जहां पर जरूरी है हम आपके सामने लेकर के आए हैं। पिछली 2 क्लासें हमारी 60 प्रश्नों को आधार बना करके हो चुकी हैं। आज 61 से 90 तक के प्रश्न हमें देखना है कि उनके उत्तर क्या हैं और इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या भी देखनी है कि जहां से प्रश्नों के बनने की पूरी संभावना है। चलिए बिना किसी देरी के आज हम अपनी सीडीपी से संबंधित सीडीपी के प्रश्नोत्तरों से संबंधित तीसरी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 61, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है और आने की अभी भी संभावना है। बोलिए, ऑप्शन ए शारीरिक निशक्त के लिए, दृष्टिबाधित के लिए, वाचन बाधित के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक रूप से जो अशक्त हैं उनके लिए नहीं, वाचन बाधित जो पढ़ नहीं सकते उनके लिए भी नहीं, जो दृष्टिबाधित जिनकी दृष्टि नहीं है, जिनकी आंखें नहीं हैं या जो अपनी दृष्टि से बाधित हैं, ऐसे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है और वे ब्रेल लिपि के माध्यम से ही अक्षरों को समझते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। देखिए, ब्रेल लिपि क्या होती है? तो ब्रेल लिपि उभरे हुए बिंदुओं की एक प्रणाली है जिससे अंधे और आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोग पढ़ और लिख सकते हैं। ब्रेल लिपि को कैसे पढ़ा जाता है? तो ब्रेल लिपि को स्पर्श करके, टच करके पढ़ा जाता है। यदि हम टच नहीं करेंगे तो हम नहीं समझ सकते कि क्या लिखा हुआ है। ब्रेल लिपि में अक्षरों और प्रतीकों को महसूस करने के लिए उंगलियों के पैड का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेल लिपि को कई भाषाओं में लिखा जा सकता है जैसे कि अंग्रेजी, स्पेनिश, अरबी और चीनी। ब्रेल लिपि को पढ़ने की औसत गति लगभग कितनी होती है? 125 शब्द प्रति मिनट। माने 1 मिनट में यदि कोई पढ़े तो मैक्सिमम 125 शब्दों को ब्रेल लिपि के हिसाब से पढ़ सकता है। ब्रेल लिपि को लिखने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ब्रेल लिपि से जुड़ी कुछ और खास बातें कि इसका नाम ब्रेल लिपि कैसे पड़ा। देखिए, ब्रेल लिपि को विकसित करने वाले कौन थे? लुई ब्रेल। कौन थे? लुई ब्रेल। और इनका जन्म हुआ था फ्रांस में 1809 में। इनका जन्म फ्रांस में 1809 में हुआ था। लुई ब्रेल की याद में हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कब? प्रति वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि में होता क्या है? तो 6 बिंदुओं वाले एक आयत में 3 बिंदुओं वाले 2 स्तंभ होते हैं। ब्रेल लिपि में एक उठा हुआ बिंदु 6 स्थितियों में से किसी में भी हो सकता है। ब्रेल लिपि में एक पैटर्न को उन स्थितियों को सूचीबद्ध करके वर्णित किया जाता है जहां बिंदुओं को उठाया जाता है। तो ब्रेल लिपि का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो लुई ब्रेल जो मनोवैज्ञानिक थे उनके नाम पर इसका ब्रेल लिपि नाम पड़ा और लुई ब्रेल की याद में हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 62 नंबर का। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? क्या बुद्धि पर वंशानुक्रम का माने हमारे वंश, माता पिता आदि स्कुल परंपरा का भी कोई प्रभाव पड़ता है? वंश का भी कोई प्रभाव होता है? किसने कहा है? ऑप्शन ए गैसल ने, गाल्टन ने, टर्मन ने या डॉक्टर माथुर ने। किसने कहा? बोलिए, आंसर तो आपको दिख गया होगा। किसने कहा? ऑप्शन सी टर्मन ने कहा कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है।
और ये वंशानुक्रम क्या होता है, आइए समझते हैं। वंशानुक्रम वह गुण है जो माता पिता से उनकी संतानों में जाता है। यह एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और बुद्धि निर्धारक है जो निर्धारित करता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। हालांकि आनुवंशिकता व्यक्तित्व के साथ साथ बुद्धिमत्ता में भी नाम मात्र की भूमिका निभाती है। चलिए 63वां प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? ऑप्शन ए कौशल से, बी अभिक्षमता से, सी अभिवृत्ति से, या डी बुद्धि से। किससे अभिप्रेरित होता है मनुष्य का व्यवहार? तो मनुष्य का व्यवहार बुद्धि के माध्यम से अभिप्रेरित होता है। किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से अभिप्रेरित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर का। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवाद करना माने बातचीत करना, बोलना, एक दूसरे से बात करना, उसे ही संवाद कहते हैं। तो संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण, ग्राह्यता, प्रदाता या संचारकर्ता। तो इसका ऑप्शन ए सरल है, संप्रेषण। संवाद करने की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। अगला प्रश्न 65 नंबर का। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, क्यों करना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को? क्या कारण है, क्यों करना चाहिए? ऑप्शन ए इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। ऑप्शन बी इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। ऑप्शन सी इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके और इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो चूंकि मनोविज्ञान बच्चों को केंद्रित करके लिखा जाता है और बच्चों की ही तो शिक्षक यदि करेगा तो बच्चों की अपेक्षा से कि भैया इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए, इसके माध्यम से मैं बच्चों की आंतरिक अभिरुचि को जान पाऊं, बच्चे किस प्रकार पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं वो समझ पाऊं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। 66वां प्रश्न। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, कितनी हो जाएगी बोलिए? वास्तविक आयु 12 साल, मानसिक आयु 15 साल, तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 80 या ऑप्शन डी 100। बोलिए क्या होगी? कल मैंने आपको बताया था कि भैया मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, जब हम ये सूत्र लगाएंगे तो किसी भी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर जो बालक की वास्तविक आयु 12 है, मानसिक आयु 15 है, तो 15 बटे 12 गुणा 100 करेंगे तो 125 निकल करके आ जाएगा कि उसकी आयु कितनी होगी, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो 125 उसकी बुद्धि लब्धि मानी जाएगी। 67वां प्रश्न। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किसको केंद्र करके होना चाहिए? ऑप्शन ए छात्र केंद्रित होना चाहिए, विद्यालय केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम तो छात्र को, बच्चे को केंद्रित करके ही होना चाहिए। 68वां प्रश्न। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, कौन करता है? बच्चे का समाजीकरण करता है, बच्चे का लोकतंत्रीकरण करता है, पाठ्यक्रम की समझ, या इनमें से सभी। तो कौन करता है? तो प्राथमिक शिक्षा में मदद बच्चे का लोकतंत्रीकरण करता है। क्या करता है? लोकतंत्रीकरण करता है। अगला प्रश्न। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? दंड देना, फटकारना, प्रशंसा करना, या मारना पीटना। तो ये तो सब नेगेटिव है। दंड देना, फटकारना, मारना पीटना। तो एकमात्र जो ऑप्शन बचता है वह है ऑप्शन सी, प्रशंसा करना। क्या है? प्रशंसा करना। यही छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। 70वां प्रश्न आपके सामने। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? क्रोध की उत्पत्ति तो नहीं होगी,
भय की उत्पत्ति नहीं होगी, आक्रामकता की उत्पत्ति नहीं होगी, अनुराग प्रेम की वात्सल्य की उत्पत्ति होती है। बच्चे के प्रति यदि हम सहानुभूति रखते हैं, प्यार दुलार का भाव रखते हैं, तो फिर अनुराग की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न 71 नंबर का, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? कौन? सामान्य बुद्धि बालक। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 महीना, 34 माह या 51 माह? तो 34 माह। इसमें बालक लगभग 2 साल 10 महीने में बोलना सीख जाते हैं। 2 साल 10 महीने में बालक, सामान्य बुद्धि वाले बालक बोलना सीख जाते हैं। अगला प्रश्न, बुद्धि का जो द्वितत्व का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, जेम्स ड्रोवर, होल्स और चौथा वेल्स। कौन है इसके? ये शायद कल भी बताया था मैंने आपको कि स्पीयरमैन। स्पीयरमैन बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कि इन्हें समाहित किया कि बुद्धि में 2 कारक होते हैं, 2 तत्व होते हैं, एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को जी से संबोधित करते हैं और विशिष्ट कारक को एस से संबोधित किया जाता है। तो बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। अगला प्रश्न 73 नंबर का, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? ऑप्शन ए एस्केवरल, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी होल्स या ऑप्शन डी विलियम बुंट। किसने की थी मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला स्थापित? तो विलियम बुंट ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं एक बार। जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम बुंट्स ने साल 1879 में जर्मनी के लिपजिंग में दुनिया की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इस घटना को मनोविज्ञान की जीव विज्ञान और दर्शन से अलग विज्ञान के रूप में औपचारिक स्थापना माना जाता है। वैज्ञानिक विलियम बुंट्स के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं कि विलियम बुंट्स ने मनोविज्ञान को एक विज्ञान माना और सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा। सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक किसने कहा? विलियम बुंट्स ने। और मनोविज्ञान को एक प्रकार का विज्ञान भी किसने माना? तो ये भी विलियम बुंट्स ने ही माना। विलियम बुंट्स को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम बुंट्स को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला तथ्य, विलियम बुंट्स का जन्म 16 अगस्त 1832 को हुआ था और उनका निधन 31 अगस्त 1920 को हुआ था। भारत में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की थी और उन्होंने अपने विचारों और उपदेशों के जरिए मनोविज्ञान के महत्व को बताया और इसे भारतीय शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की प्रेरणा दी। भारत में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। भारत में मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को। और प्रायोगिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम बुंट्स को। उन्होंने जनक विलियम जेम्स ने साल 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की थी। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है? तो यह प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने लिखी है। किसने लिखी है? विलियम जेम्स ने लिखी है। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए कैटेल, वी गाल्टन, सी अल्फ्रेड विने या डी वुडवर्थ। बोलिए इनमें से कौन है कि जिन्होंने 1882 ईस्वी में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
अल्फ्रेड विने वह मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए लंदन में प्रयोगशाला का निर्माण किया। 75वां प्रश्न, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे? ऑप्शन ए जापान, बी रूस, सी फ्रांस या डी चीन। कहाँ के थे? तो मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की रूस के थे। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। कौन? व्यवहारिक बुद्धि का क्या अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है? यह किसका कथन है? ऑप्शन ए स्टर्न वर्ग का, बी वाइगोट्स का, सी सेलोवी का या डी मेयर का। बोलिए किसका कथन है यह कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद है? यह स्टर्न वर्ग का कथन है। प्रश्न नंबर 77, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? ऑप्शन ए होरेस ने, वी वालास ने, सी जेपी गिलफोर्ड ने या ऑप्शन डी जेएम ओझा ने। तो विभेदक परीक्षण का उपयोग भारतीय अनुकूलन के हिसाब से विकसित किया है जेएम ओझा ने। किसने? जेएम ओझा ने। व्याख्या देखते हैं इसकी कि विभेदक परीक्षण कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि विभेदक निदान, रक्त विभेदक परीक्षण और विभेदक योग्यता परीक्षण। विभेदक निदान क्या है कि जब किसी व्यक्ति के लक्षण एक से ज्यादा स्थितियों से मेल खाते हैं तब डॉक्टर विभेदक निदान की प्रक्रिया अपनाते हैं। इस प्रक्रिया में डॉक्टर किसी व्यक्ति के लक्षणों के कारण बनने वाली संबंधित स्थितियों के बीच अंतर करते हैं। विभेदक निदान की मदद से शारीरिक और मानसिक विकारों का निदान किया जाता है। रक्त विभेदक परीक्षण क्या है कि इस परीक्षण में रक्त में मौजूद हर तरह की स्वेत रक्त कोशिका की मात्रा या प्रतिशत को मापा जाता है। और विभेदक योग्यता परीक्षण क्या है कि इस परीक्षण से किसी व्यक्ति की सामान्य और विशिष्ट मानसिक क्षमताओं का आकलन किया जाता है। इसमें वर्तनी भाषा का उपयोग, सामान्य संज्ञानात्मक योग्यताएं, अवधारणात्मक क्षमताएं और लिपिकीय और भाषा कौशल जैसे कई तरह के परीक्षण किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78वां प्रश्न, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विभेदक अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण या व्यवसायिक अभिक्षमता। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण। क्या हो जाएगा? अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? इस सब जगह साध हो गया गलती से, तो आप शास्त्र कर लें, ठीक है ना। चलिए, तो प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस संदर्भ में या किस शास्त्र में किया जाता था? तो अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, समाज शास्त्र या फिर शिक्षा शास्त्र। तो इसका प्रयोग दर्शन शास्त्र के संदर्भ में किया जाता था। आत्मा का प्रयोग दर्शन शास्त्र के संदर्भ में किया जाता था। 80 नंबर का प्रश्न देखते हैं, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? ऑप्शन ए आत्मनियंत्रण, ऑप्शन बी आत्मानुदेश, ऑप्शन सी आत्म प्रबलन या ऑप्शन डी आत्म अभिव्यक्ति। बहुत ही सरल प्रश्न है। अपने व्यवहार को नियंत्रित करना माने आत्मनियंत्रण करना, तो आत्मनियंत्रण एकदम सही हो जाएगा। 81वां प्रश्न, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए आत्मनियंत्रण, इसके माध्यम से तो अपनी अनुभूतियों को व्यक्त नहीं करता, अंतः निरीक्षण के कारण से भी नहीं, आत्मसम्मान के कारण से नहीं, आत्म प्रबलन। क्या हो जाएगा? आत्म प्रबलन के कारण से ही व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। अपने ऊपर नियंत्रण कैसे करता है, रोकता कैसे है? तो आत्मनियंत्रण से।
और अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है आत्म प्रबलन के कारण से। 82 नंबर का प्रश्न, किस परीक्षण में 10 मसीह लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? ये कल बढ़ाया था आपको, रोसार्क परीक्षण, ठीक है ना। रोसार्क परीक्षण में 10 मसीह लक्ष्य, मसीह यानी स्याही या स्याही के धब्बे होते हैं। 83वां प्रश्न, व्यक्तियों की शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए 45 से 65, ऑप्शन बी 51 से 69, ऑप्शन सी 52 से 71 और ऑप्शन डी 50 से 70। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 50 से 70। अगला प्रश्न 84 नंबर का, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा? पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन ए हॉलर, ऑप्शन बी फिलिप, सी क्रेपलिन या डी वेंजामिन रस। तो पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है या किसके द्वारा प्रकाशित है? तो ऑप्शन सी क्रेपलिन। किसके माध्यम से? क्रेपलिन के माध्यम से यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। व्याख्या देखते हैं इसकी। चलिए, इस परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए मस्तिष्क विकृति वृद्ध वयस्कों में मृत्यु के निकट कुल दैनिक शारीरिक गतिविधि से जुड़ी है। फिर थोड़ा सा कुछ तथ्य शुरुआत के गड़बड़ हो गए, यहां देखते हैं। सभी शारीरिक गतिविधियों की मात्रा को एक्टिग्राफी एक्टिकल फिलिप्स हेल्थ केयर वेंड ओआर के साथ लगातार 10 दिनों तक मापा गया। उम्र और लिंग को नियंत्रित करने वाले कई प्रतिगमन विश्लेषणों का उपयोग मस्तिष्क के सूचकांकों के संबंध की कुल दैनिक शारीरिक गतिविधि और मृत्यु के निकट अन्य नैदानिक सह संयोजकों के संबंध की जांच करने के लिए किया गया था। चलिए, थोड़ा सा गड़बड़ तथ्य हो गए हैं ये सारे, से अपन होल्ड करते हैं। 85 नंबर का प्रश्न, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन थे? किसके? असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन थे? ऑप्शन ए एडलर, वी सिगमंड फ्रायड, सी जुंग या डी जीन एस्क्यूरल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। 86 नंबर का प्रश्न देखते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? हिप्पोक्रेट्स, आइजेंक, अरस्तु या प्लेटो। तो हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता था। 87 नंबर का प्रश्न, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? ऑप्शन ए 10वीं से 15वीं तक, 11वीं से 16वीं तक, 10वीं से 14वीं तक और 10वीं से 16वीं तक। तो 10वीं से 16वीं तक सामूहिक पागलपन के प्रमाण मिले थे। 88वां प्रश्न, मना स्नायु विकृति के रोग का लक्षण क्या है? भय, आशंका, रोग या फिर कष्ट। तो आशंका। 89वां प्रश्न, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर। पारितोषिक देकर के यानी पुरस्कार देकर के तो कभी दूर नहीं किया जा सकता, ताड़ना देकर के भी नहीं, सजा देकर के भी नहीं, बल्कि उन्हें अच्छे से समझा बुझा करके, उदाहरण देकर के कि चोरी करने से क्या हानियां हैं, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इन सब बातों को समझा करके। और आज की कक्षा का आखिरी प्रश्न, अधिगम का शिक्षा में योगदान है? किसका? अधिगम का शिक्षा में योगदान है। किसमें? व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या इनमें से सभी में। तो व्यवहार परिवर्तन में भी अधिगम का शिक्षा में योगदान है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में भी योगदान है, समायोजन में भी योगदान है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी में अधिगम का शिक्षा का योगदान है।
इस प्रकार से अभी हमने अपने 61 से 90 तक के प्रश्न तीसरी कक्षा में देखे। अगली कक्षा में मैं आपके सामने 91 से 120 नंबर तक के प्रश्न आपके सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।